हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। दोस्तों ये आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दोस्तों बीपीएड के जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लास्ट 2 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मैं जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों आए थे, बीपीएस कोर्स को भी दोस्तों इसके अंदर मैंने कवर अप किया है। क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट रहता है वो बीपीएस, बीपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, एमपीआरडी, एमपीएस सभी कोर्सेज के अंदर दोस्तों रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रहता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहता है जब हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से खिलाड़ी को प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या क्या मेथड्स रहते हैं, वो सब इसके अंदर कवर अप होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कवर किए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चंस पेपर में दोस्तों आए थे। बाकी इसका मैं पार्ट भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों 2 नंबर के 1 नंबर के, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बाकी अब हम बात करते हैं जो हमारे 14-15 नंबर के दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण या क्रीडा प्रशिक्षण। तो दोस्तों खेल प्रशिक्षण एक्चुअल में होता क्या है? तो दोस्तों एक खिलाड़ी को जो प्रशिक्षण प्राप्त होता है वो जिस भी गेम की पर्टिकुलर गेम की प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, टेबल टेनिस हो, बास्केटबॉल हो या नेटबॉल हो, कोई भी गेम हो दोस्तों, इतने सारे गेम्स होते हैं। तो हर एक गेम्स के अंदर दोस्तों अलग अलग टाइप्स की उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो उस ट्रेनिंग के अंतर्गत ही वो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाता है दोस्तों। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की यहाँ पे कुछ जो 2 काफ़ी फेमस यहाँ पे दर्शनवाद थे दोस्तों, हारे और मार्टिन। उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे डेफिनेशन दी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है, जो आ जाती है दोस्तों। तो हारे ने कहा था कि यह खेलकूद के विकास की प्रक्रिया है जिस पर वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रभाव है तथा यही सिद्धांतों द्वारा संचालित की जाती है। इनके माध्यम से खिलाड़ी में शारीरिक क्षमता, दक्षता और प्रेरणा योजनाबद्ध आती है। वहीं मार्टिन ने कहा था कि खेल प्रशिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें नियोजित तथा नियंत्रित रूप से जटिल कार्य करने की योग्यता एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और अन्य तरीकों के द्वारा परिवर्तन करके व्यवहार किए जाते हैं। तो उनका कहने का यही मतलब था दोस्तों कि इसके अंदर शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इसके अंदर दोस्तों आपके व्यवहार में भी बदलाव आते हैं। ठीक है, तो इन जितनी भी डेफिनेशन थी उन डेफिनेशन के अंतर्गत यही कहा जाता है कि खेल प्रशिक्षण खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाली वह योग्यता है जिसका उपयोग उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलों में किया जाता है। प्रशिक्षण का उपयोग केवल खेलों में ही नहीं किया जाता बल्कि इनका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों जो भी हम बात करें प्रशिक्षण की या ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वो हर एक जितने भी यहाँ पे क्षेत्र है सभी में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिना ट्रेनिंग के या बिना प्रशिक्षण के हम कुछ भी सीखने या कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं रहते। अब हम बात करते हैं खेल प्रशिक्षण के उद्देश्य। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि खेल प्रशिक्षण होता क्या है, उसकी डेफिनेशन दो, एम, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है दोस्तों और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों जो हर बार आएगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन है चाहे लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें से दोस्तों 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। एम, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल तीनों यहाँ मैं कवर अप करने वाला हूँ दोस्तों। तो साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है खिलाड़ी को सिखाना, ठीक है, उसके गुणों का विकास करना, ठीक है, जो सत्य भी है। प्रशिक्षण उसी को प्रदान किया जाता है जो सीखने की इच्छा रखता हो। तो जो इच्छा रखता है वही अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, वही सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अंदर सबसे ज़रूरी होता है। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है वही सीख पाएगा, वही खुद को बेहतर कर पाएगा। और जिसका रुचि नहीं है, जिसका स्वभाव ही नहीं है उसको सीखने का, तो वो सीख नहीं पाएगा। तो खेल प्रशिक्षण के अंदर यही कहा जाता है सबसे पहले कि आपका स्वभाव हो, आपका मन हो। ठीक है, तो खेल प्रशिक्षण के माध्यम से खिलाड़ी में जो बदलाव देखे जाते हैं वो मैं बता देता हूँ और किस किन पे फोकस किया जाता है। तो मानसिक प्रशिक्षण उसको दिया जाता है, कौशल का विकास किया जाता है, तकनीक का विकास किया जाता है, शारीरिक तंदुरुस्ती का विकास किया जाता है तथा व्यक्तित्व का विकास। तो ये सारे विकास स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के माध्यम से खिलाड़ी को में आते हैं। तो मानसिक विकास की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी खेलों में दोस्तों अगर आपको कैपेबल बनना है ना, तो आपका मानसिक विकास भी जरूरी है, आपको सीखना है। ठीक है, तो शारीरिक रूप से तो हमें फिट रहना ही है, हमें मानसिक रूप से भी फिट रहना है, हमें सीखने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो मानसिक रूप से भी अनेकों प्रकार के दबाव आते हैं खेल कूदों में। ठीक है, तो उन सभी सिचुएशनों में भी कभी हमें फेस करना पड़ता है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ है तभी हम खेल में बेहतर हो पाएंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, सेम स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन का विकास हो सकता है दोस्तों। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेफिनेशन थी, एक बात कही गई थी मार्टिन लूथर द्वारा। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं मानसिक विकास के अंदर, तो मानसिक विकास में क्या होता है कि बौद्धिक स्तर का विकास होता है, खेलों के प्रदर्शन में भी सुधार आता है और जो खेलों में अलग अलग सिचुएशन रहती है उसको फेस करने की भी यहाँ कैपेबिलिटी हमें आती है। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन आती है जब हमारी टीम हार रही हो या अपोजिट टीम अग्रेसिव होकर खेल रही हो, तो हमें उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। ठीक है, हमें अपने कॉन्फिडेंस को वहाँ पर बिल्ड करना पड़ता है, हमें उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी
चीज़ें है इसके अंदर, कौशल तथा तकनीक का विकास। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि किसी भी खेल की स्किल्स एंड टेक्निक्स जरूरी होती है, तो आपको पता है कि कोई भी एक स्किल्स रहती है, उस स्किल्स को करने की अलग अलग टेक्निक्स हो सकती है, तकनीक हो सकती है दोस्तों, ठीक है। जैसे फंडामेंटल स्किल्स होती है, फॉर एग्जांपल स्मैश है, तो स्मैश को करने की टेक्निक अलग अलग हो सकती है सभी खिलाड़ी की, वो उस खिलाड़ी की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता को देखते हुए, उसकी शारीरिक बनावट को देखते हुए उसको प्रदान की जाती है दोस्तों। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या है, उसकी स्किल्स पे, उसकी टेक्निक पे काम किया जाता है दोस्तों, उसको खेलों के लिए बेहतर बनाने के लिए दोस्तों ये सब चीज़ की जाती है। तो ये सबसे जरूरी है खेल प्रशिक्षण के अंदर दोस्तों। सबसे पहले तो उसको स्किल्स, उसको टेक्निक के बारे में बताया जाएगा, विकास किया जाएगा, उसका मॉडिफिकेशन किए जाएंगे उसके, ठीक है। कोई भी गेम XYZ, सभी गेम के अंदर स्किल्स एंड टेक्निक का तो यूज़ होगा दोस्तों। कुछ भी आप फंडामेंटल स्किल्स कर रहे हो तो मुख्य रूप से ये इसकी मूलभूत आवश्यकता होती है, कौशल एंड तकनीक, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है खिलाड़ी के, ठीक है। तो तकनीक का विकास के साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तकनीक क्या भी ज़रूरी होती है, एक तरह से एक हुनर होता है जो उसको सिखाया जाता है ताकि खिलाड़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके और उस फंडामेंटल स्किल्स को, उस खेल क्रियाओं को आसानी से कर सके, ठीक है। उसके में सबसे ज़रूरी क्या होता है दोस्तों, अनुभव यानी एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे खिलाड़ी में अनुभव होता रहता है वैसे वैसे उसमें तकनीकों का भी विकास होता है, उसमें समझ का भी विकास होता है, ठीक है। सिचुएशन को समझते हुए वो टेक्निक का यूज़ करता है वहाँ पे, है ना, तो वह अनेकों प्रकार की तकनीकों को आजमाकर अपने खेल में सुधार कर सकता है, ये सबसे ज़रूरी है। उसके शारीरिक प्रदर्शन में भी सुधार आएगा, उसके मानसिक प्रदर्शन में भी सुधार आएगा और उसका जो अनुभव रहेगा वो भी वहाँ पे बढ़ेगा, उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, उसका तालमेल, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा। तो ये सब जरूरी चीज़ें ज़रूरी होती है इसके अंदर। खेल प्रशिक्षण के द्वारा खिलाड़ी में व्यक्तित्व रूप से किसी भी समस्या का समाधान करने की भावना का भी विकास होता है दोस्तों। जैसे कि ग्राउंड पे काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, काफ़ी कभी कभी हमें जल्दी जल्दी डिसीजन भी लेना पड़ता है, तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी हमारे अंदर आ जाती है जल्दी, ठीक है। और हमारा व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनैलिटी का भी विकास होता है, ठीक है, वो सब जरूरी है खेल के अंदर। अब खेल प्रशिक्षण का नियोजन बनाना दोस्तों, तैयार करना उसको, तो किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी होता है नियोजन तैयार करना। वैसे ही दोस्तों किसी भी स्किल्स को सीखने के लिए या ना किसी भी टेक्निक को सीखने के लिए हमें तैयार होना ज़रूरी है ना। तो उस तैयार होने के लिए दोस्तों क्या होगा, अलग अलग प्रकार के कौशलों को सिखाया जाएगा खिलाड़ी के द्वारा, तो उसको अनुभव प्राप्त होगा, उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। तो खेल प्रशिक्षण का नियोजन तैयार करना ही होता है खिलाड़ी की कौशल्स में, खिलाड़ी की टेक्निक में सुधार लाना, खिलाड़ी के खेल में सुधार लाना, उसको अनुभव, एक्सपीरियंस देना, ठीक है। और ताकि उसके अंदर एक जो अचीवमेंट कैपेबिलिटी होती है दोस्तों, या उसके अंदर अडोप्ट करने की, ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसका विकास हो सके, ताकि खिलाड़ी जल्दी से उस चीज़ को समझ सके, वो सब चीज़ें। तो क्रीडा प्रशिक्षण तथा अनुकूलन के सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आया ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो प्रिंसिपल क्या होते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के एक्चुअल में रीज़न क्या है, उसको क्यों कराया जाता है, तो वहाँ बात आती है, और कौन कौन से सिद्धांतों के अंतर्गत उसको कराया जाता है ना, क्या बेनिफिट होगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कराने का, किस तरीके से उसको कराएंगे, वो सब चीज़ें इस प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले आता है सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत। तो इसके अंदर सिंपल सा एक है, अगर हम किसी बच्चे को जबरदस्ती कुछ भी सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, चाहे वो स्कूल्स में हो चाहे वो ग्राउंड पे हो। जब तक उसका मन नहीं होगा, जब तक वो उसके अंदर खेलने की जागरूकता नहीं होगी, जब तक वो खेल नहीं पाएगा, चाहे आप कितने भी बेहतर कोच को उसको प्रोवाइड करा दो, चाहे उसको कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग दो आप, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है उसको सीखने की। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर खिलाड़ी बन सकते हो, एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो, विद्यार्थी बन सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एक सब्जेक्ट है दोस्तों, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, उसका मोस्टली प्रयोग हम करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बेसिक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब उसका मन होता है, जब वो इच्छुक होता है उस खेल को सीखने के लिए, तभी वो जल्दी अडॉप्ट कर सकता है उस चीज़ को, वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है, वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। वहाँ पे एक कोच की भी ड्यूटी रहती है दोस्तों, ये कोच की ड्यूटी ये रहती है कि उसकी इच्छा को जागरूक करना, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर उसका मन नहीं है तो कुछ भी करके उसके मन को खेल के प्रति जागरूक करना। जैसे अगर स्कूल के अंदर ही अगर हम स्पोर्ट्स वगैरह सिखाएंगे बच्चों को, उनको रेगुलर बेसिस पे ग्राउंड एक्टिविटी कराएंगे, तो उनकी इच्छा अपने आप जागरूक होगी, क्योंकि उनको एकदम से दबाव नहीं पड़ेगा। जब हम स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रैक्टिस करते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं, वो थोड़ा स्कूल लेवल से टफ होती है। तो जब हम स्कूल पे कैपेबल हो जाएंगे तभी तो जाके हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक बेहतर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यहाँ पे ले पाएंगे। अब बात आती है कंटिन्यूटी, रूल्स ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का नियम। तो
निरंतर, जब किसी भी चीज़ को हम निरंतर करते हैं तभी हम उसके अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो खेलों के अंदर भी ये कहा जाता है दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रेगुलर रहोगे, कंटिन्यूस उस प्रैक्टिस को करोगे, वो ही आप चीज़ आपको अडेप्ट कर पाएंगे। अगर आपने उस बीच में 15 दिन का या 1 महीने का ब्रेक ले लोगे तो फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी, आपका स्टैमिना कम हो जाएगा, क्योंकि आपने रेस्ट ले लिया है। तो रेस्ट भी हम एक लिमिटेड टाइम तक लेंगे। रिकवरी भी जरूरी होती है दोस्तों, रिकवरी करानी भी जरूरी होती है। जब खिलाड़ी को इंजरी होती है तो दोस्तों वो दोबारा से स्टार्ट करता है, तो उसको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है, खुद की स्ट्रेंथ पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, खुद के स्टैमिना पे काम करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं जो खिलाड़ी एक रेगुलर रहता है, कंटिन्यूस रहता है, प्रैक्टिस कंटिन्यूस करता है, तो दोस्तों वो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकता है। और वही खिलाड़ी जिसको बार बार इंजरी आती है तो उसको दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है खुद को एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाने के लिए। तो सेम वही चीज़ होती है दोस्तों। अब बात करते हैं विशेषता का सिद्धांत। ठीक है, तो विशेषता का सिद्धांत दोस्तों ये रहता है कि जैसे जैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, तो नए नए रूल्स, नई नई टेक्निक्स, नई नई यहाँ पे हम इक्विपमेंट्स का यहाँ पे ईजाद कर रहे हैं, उनको इन्वेंट कर रहे हैं ताकि वो हमारे गेम को और बेहतर कर पाए। तो विशेषता का सिद्धांत यही होता है दोस्तों कि मॉडिफिकेशन, बढ़ते हुए मॉडिफिकेशन को देखते हुए, बढ़ते हुए यहाँ पे काफ़ी एक्सरसाइज को बैन भी करते हैं, काफ़ी एक्सरसाइज को यहाँ पे बनाया भी जाता है ताकि वो उन खेलों को बेहतर कर सके, उनकी टेक्निक को बेहतर कर सके, कौशल्स को बेहतर कर सके और खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। विशिष्टता का सिद्धांत, तो दोस्तों विशिष्टता का सीधा सीधा अर्थ होता है दोस्तों कि आपको पता है कि खिलाड़ियों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, किसी की मेंटली स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई जुड़वा भी पैदा होते हैं तो दोनों की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी भी अलग अलग रहती है, क्योंकि वे जुड़वा हुए हैं, उसके बावजूद भी उनकी मेंटल, फिजिकल, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो अलग अलग ही हो सकता है, बाकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी तो अलग अलग होगी उनकी। तो जब एक जुड़वा बच्चे की अलग होती है, की भी अलग हो सकती है, एक जुड़वा बच्चे की भी अलग हो सकती है, तो नॉर्मल बच्चों की तो अलग होती ही है दोस्तों। तो खिलाड़ियों के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो उनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, है ना, उनकी क्षमताओं को देखते हुए उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विशिष्टता का सिद्धांत। कभी कभी क्या होता है कि सेम ट्रेनिंग हम सभी खिलाड़ी को दे रहे हैं, कुछ खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, तो उनकी काबिलियत को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए अपने ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर या ट्रेनिंग को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, उनके लिए आसान कर देते हैं और थोड़ा इंटरेस्टेड कर देते हैं ताकि वो भी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाए। प्रगतिशील का नियम, दोस्तों प्रगतिशील का सीधा सीधा अर्थ है दोस्तों, जब हम रेगुलर रहेंगे प्रैक्टिस के अंदर तो फिजिकल, मेंटली इंप्रूवमेंट भी हमें आएगा, तो इसको कहेंगे हम इंप्रूवमेंट। जो इंप्रूवमेंट हम देख रहे हैं अपने, हमारे खेल के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, हमारी फिटनेस पे इंप्रूवमेंट आ रहा है, स्किल्स पे, या टेक्निक पे जो इंप्रूवमेंट आता है, वो हम प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने खेल को हम और बढ़ा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि धीरे धीरे क्या, जैसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड होती है, स्ट्रेंथ भी बेहतर होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी, स्टैमिना बेहतर होगा, एंड्योरेंस कैपेसिटी बेहतर होगी। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होगी, तो वो तभी बेहतर होगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस पे रहोगे। ठीक है, तभी आपकी मेंटल कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, मानसिक क्षमता भी का भी आपका विकास होगा, इमोशनली विकास होगा आपका। तो ये सारे विकास तभी होंगे जब आप रेगुलर रहोगे, तभी आप प्रगतिशील का सिद्धांत यहाँ पे काम आएगा। तो व्यक्तिगत विशेषता, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी खिलाड़ियों की अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता होती है, कोई मानसिक रूप से ज़्यादा कैपेबल होता है, कोई फिजिकल, तो उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए इंप्रूव किया जाता है। अगर किसी की मानसिक क्षमता अच्छी है, कोई जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, या ग्राउंड के अंदर जो सिचुएशन आ रही है वो जल्दी उस सिचुएशन को देखते हुए रिएक्ट जल्दी कर रहा है, तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी पर ध्यान देंगे। तो खिलाड़ी में अलग अलग जो भी उस कमियाँ रहती है, उस कमियों को देखते हुए, कमियों को जानते हुए एक कोच, एक अच्छा कोच या प्रशिक्षक उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांत वही तो दोस्तों कि जो एक कोच होता है या एक अधिशिक्षक होता है, जो वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखते हुए, जो भी साइंटिफिक दोस्तों इक्विपमेंट्स में या साइंटिफिक जो भी दोस्तों वैज्ञानिक विशेषता होती है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ट्रेनिंग देगा। जितनी बेहतर वो ट्रेनिंग उन्हें दे सकता है, ठीक है, वो उतनी बेहतर ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड कराएगा, नई नई चीज़ों को, नई ट्रेनिंग को इंटरेस्टेड बनाएगा, बेहतर बनाएगा। टाइम आने पे दोस्तों ट्रेनिंग शेड्यूल को भी चेंज करेगा, लोड ओवरलोड सभी चीज़ को फोकस करेगा। तो ये दोस्तों वो है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही एक कोच को, एक खिलाड़ी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। वो चीज़ दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होती है। उसमें वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें उसकी ट्रेनिंग को, उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी को, उसको मापने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वो सब चीज़ें
उपयोग की जानी चाहिए। सरलता से जटिलता की ओर दोस्तों, जब हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो गेम्स में भी होता है बेसिक स्किल्स, टेक्निक उसको सिखाई जाएगी। उसके बाद जब उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, उसके अंदर दोस्तों उसकी क्षमता का, एबिलिटी का विकास होगा, है ना, कैपेसिटी का विकास होगा, ठीक है, उसका स्टैमिना बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो एडवांस की ओर जाएगा, लंबे टाइम तक वो क्रियाओं को कर पाएगा, लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर पाएगा, लंबे टाइम तक वो ट्रेनिंग कर सकता है, कैपेबल होगी उसकी बॉडी, अडोप्ट कर लिया उसने उसे। तो दोस्तों वो तो सरलता से जटिलता की ओर भी दोस्तों जब हम रेगुलर रहेंगे तभी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर से अधिक शिक्षा प्रदान करना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल्स में ही, अगर स्कूलों के अंदर ही बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, यानी खेलों की बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी, बेसिक उसको बताया जाएगा कि इसको इस तरीके से खेलना है, इस तरीके से आप खेल सकते हैं, तो बच्चा आगे जाके उसके लिए काफ़ी ईजी रहेगा डिस्ट्रिक्ट स्टेट की में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग लेना, ठीक है। तो प्रशिक्षण काफ़ी उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक बच्चा था, जब उसको अडेप्ट करने की उसकी एज थी, तो उसने उस एज में दोस्तों वहाँ पे खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिक चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी, बाकी एडवांस के लिए वो कैपेबल हो जाएगा। खिलाड़ियों में व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो होता है शक्ति यानी स्ट्रेंथ। तो दोस्तों स्ट्रेंथ का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो स्ट्रेंथ यानी शक्ति क्या होती है दोस्तों? जो किसी भी प्रतिरोध को हटाने या किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करती है। एक खिलाड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट के विरुद्ध जो काम करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फुटबॉलर है तो वो फुटबॉल को किक कर रहा है, फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, प्रतिरोध है, उसके विरुद्ध वो अपनी जो पावर लगा रहा है, जो यूज़ कर रहा है कैपेसिटी, उसको बोलेंगे शक्ति। जैसे कि स्मैश में दोस्तों जो वॉलीबॉल आ रही है फॉर एग्जांपल, तो वॉलीबॉल में जो हिट कर रहा है वो, तो वॉलीबॉल एक ऑब्जेक्ट है और उसके विरुद्ध क्या कर रहे हैं हम, हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों वहाँ पे शक्ति का प्रयोग करते हैं। स्पोर्ट्स में या नॉर्मल भी हम कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, तो वो दोस्तों हमारी शक्ति कहलाती है। किसी चीज़ को उठाना है, रखना है, चलना फिरना, कुछ भी हम कर रहे हैं, वो सभी के सभी यहाँ पे स्ट्रेंथ के अंदर आएगा। स्ट्रेंथ टू टाइप्स की होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक्स। तो सबसे पहले जो डायनेमिक यानी गतिशील होती है, तो स्पोर्ट्स एक गतिशील एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनके अंदर स्पीड होती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के अंदर यूज की जाती है गतिशील यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ को बात कर लेते हैं, तो इसको हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम किसी भी ऑब्जेक्ट के विरुद्ध हम काम करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप पुल अप कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, जंप कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वो सब आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ स्पीड है वहाँ पे, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट के विरुद्ध वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो 3 टाइप्स की रहती है यहाँ पर स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो दोस्तों ये तीनों जो इसके टाइप्स रहते हैं, इन तीनों टाइप्स से भी दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पूछ लिया जा सकता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या होती है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों आया है, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिकतम शक्ति। तो दोस्तों किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध जो हम अधिकतम शक्ति है ना, उसके विरुद्ध जो भी हम अधिकतम कार्य कर रहे हैं उसके विरुद्ध, उसको बोल देंगे अधिकतम शक्ति, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रेसलिंग होता है दोस्तों, रेसलिंग में सामने वाला रेसलर हमें क्या कर रहा है, वो भी अपनी पावर का यूज़ कर रहा है, हम भी पावर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम अधिकतम शक्ति का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी रहेगी जिसमें हम अधिक से अधिक अपनी शक्ति का यूज़ कर रहे हैं। फुटबॉल को हमें किक करना है, तो किक करने के लिए हम अधिक से अधिक शक्ति का वहाँ पर प्रयोग करेंगे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है, जैसे शॉट पुट है, जैवलिन थ्रो है, ये सब ऐसे एक्टिविटी जिसमें हम अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं दोस्तों अधिकतम शक्ति। इसमें हम अपनी जो मांसपेशी की क्षमता होती है अधिक से अधिक उसका प्रयोग करते हैं। इसकी ड्यूरेशन कम भी हो सकती है, ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों। काफ़ी सारी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हमें लंबे टाइम तक अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का यूज़ करना होता है। सेकंड की बात कर लेते हैं विस्फोटक शक्ति यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोजिव का मतलब भी आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, विस्फोटक शक्ति। जिस शक्ति को हमें अचानक ही या एकदम से या कम समय में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के विरुद्ध काम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं विस्फोटक शक्ति। जैसे स्प्रिंटर होता है 100 मीटर 50 मीटर रनिंग, तो उसमें क्या करना होता है, उसको अपनी मैक्सिमम यानी कि अपनी जितनी भी एक्सप्लोजिव है विस्फोटक शक्ति, जैसे ही वो स्टार्ट करेगा वो अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहाँ पे पावर यूज़ कर लेगा। डेड लिफ्टर होता है दोस्तों, डेड लिफ्टर अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यूज़ करता है, डेड लिफ्टर यूज़ करता है दोस्तों, है ना, वेट लिफ्टर यूज़ करता है दोस्तों। शॉर्ट पुट का जो लास्ट रहता है जिसमें हमें कम टाइम में यानी कि शॉर्ट पुट, जैसे हम शॉर्ट पुट को फेंक रहे हैं तो उस टाइम पे हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के साथ अचानक से पूरी पावर के साथ उसको फेंकेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। कम समय में दोस्तों जब हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना होता है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हो, स्प्रिंटर लिख सकते हो, जो भी कम दूरी के रनर होते हैं वो भी इसके अंदर काम करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर जितनी भी दोस्तों स्पीड की बात आती है ना, जिसमें हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड से यानी कि गति के साथ हमें कोई भी एक्टिविटी करनी रहती है जिसमें हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम गति का प्रयोग करना है, उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यूज़ होगा,
बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स रहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें प्रारंभिक शक्ति, शक्ति चाल और चाल शक्ति, ये 3 चीज़ उसके अंदर प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं शक्ति सहनशीलता यानी स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो दोस्तों इंडोरेंस होती है सहनशीलता, यानी कि थकावट की स्थिति में भी लंबे टाइम तक कोई भी काम करना, उसको हम बोलेंगे सहनशीलता हमारी, ठीक है। तो किसी भी उपजाऊ के विरुद्ध थकावट की स्थिति में जितने लंबे टाइम तक हम काम करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है। सिंपल सी बात है, माना हम रनिंग कर रहे हैं और तो हम थक गए हैं, है ना, तो उस थकान के बावजूद भी जितने लंबे समय तक हम रनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी, ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर जवाब दे देता है कि नहीं अब हम और नहीं भाग सकते। तो उस स्थिति में भी, उस थकावट की स्थिति में भी हम जितनी लंबी कैपेसिटी को कर सकते हैं, जितनी और उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, उसको बोलेंगे यहाँ पर शक्ति सहनशीलता, ठीक है। स्टैमिना बोलेंगे उसे सीधा सीधा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आया। तो इसमें 2 टाइप्स की रहती है, एक छोटी अवधि की सहनशीलता, एक लंबी अवधि की सहनशीलता होती है। शॉर्ट टर्म इंडोरेंस में क्या होता है कि शक्ति का थोड़ा ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है, तभी उसकी जो इंडोरेंस है उसका टाइम कम हो जाता है। और जो लॉन्ग टर्म इंडोरेंस होता है जिसमें स्ट्रेंथ का कम यूज़ करते हैं और इंडोरेंस का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो सिंपल सा है, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ करेंगे उतना इंडोरेंस कम हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा इंडोरेंस का यूज़ करेंगे उतना ही स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये बेसिक है दोस्तों। किसी भी काम को लंबे समय तक करने के लिए कम से कम ऊर्जा की खपत करनी होती है, और अगर हम ज़्यादा उस पर अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो ऊर्जा की खपत ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड, क्योंकि स्पीड का भी क्वेश्चन दोस्तों आता है। तो स्पीड दोस्तों बेसिक होती है किसी भी काम को करने की हमारी जो गति होती है, चाल होती है, उसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल हम जंप कर रहे हैं, जंप करने की क्या स्पीड है हमारी, थ्रो करने की हमारी क्या स्पीड है, किसी भी चीज़ को हम फेंक रहे हैं, जैसे कि हम भाला फेंक रहे हैं, है ना, हम बॉल को फेंक रहे हैं, एक बॉलर की स्पीड कितनी है बॉल को फेंकने की, ठीक है। एक हॉकी जो खेलता है दोस्तों कि वो कितना हिट कर सकता है तेज़, फुटबॉल में कितना हिट कर सकते हो, कितनी तेज़ स्पीड से हिट कर सकते हो, वो सब चीज़ें स्पीड के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो स्पीड को वैसे तो बहुत ही कम है चांसेस है जिसको इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा रेगुलर प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो स्पीड का मोस्टली यूज़ की जाता है रनिंग के अंदर, ठीक है। जो रनर होते हैं, स्प्रिंटर होते हैं या एथलीट होते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। ट्रैक एंड फील्ड में सबसे ज़्यादा स्पीड का यूज़ होता है, बाकी इवेंट में भी होता है, लेकिन मोस्टली ट्रैक एंड फील्ड में इसका प्रयोग होता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं। शक्ति की सहनशीलता, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है, विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और अधिकतम गति। तो अधिकतम गति, ये 3 चीज़ दोस्तों इसके अंदर आएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हम स्पीड से किसी काम को कर रहे हैं, हम अपनी मैक्सिमम शक्ति किसी चीज़ में यूज़ करेंगे तो स्पीड के लिए करेंगे, क्योंकि वेट लिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, किसी भी वजन को उठाना है तो वहाँ पे कितनी देर तक होल्ड करेंगे, तो मैक्सिमम हम अपनी शक्ति उपयोग कर रहे हैं उसको उठाने के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको बताया, जो बेस बॉलर रहता है, जो बेस बॉल में पिचिंग करता है, तो पिचर क्या करता है, बॉल को हिट करता है, तो वहाँ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यूज़ करता है वो उस बॉल को हिट करने के लिए। बॉलर जब लास्ट टाइम पे बॉल को रिलीज़ करता है तो वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यूज़ करता है अपने शोल्डर से, अपने आर्म से। तो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ आपको पता होगा, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक पता होती है। बाकी थोड़ा सा आप इसको, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो का आप 1 से 2 बार देख लेना, सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ होती है कि इन तीनों प्रकार की गतियों का प्रयोग एथलीट के द्वारा दौड़ में किया जाता है। उन दौड़ों में विस्फोटक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो छोटी दौड़ होती है उसके अंदर विस्फोटक शक्ति का उपयोग किया जाता है। जो मध्यम गति की होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं शक्ति की सहनशीलता और अधिकतम गति की। और जो लॉन्ग रनर होते हैं वो दोनों का उपयोग करते हैं, शक्ति की सहनशीलता और अधिकतम गति। लास्ट में अपने अधिकतम गति का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे जरूरी होती है उसके अंदर स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या आता है इंप्रूव करने के लिए क्या तरीके होते हैं ना, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग भी आ जाता है। तो मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक कारक का मतलब होता है कि एक खिलाड़ी अगर अपनी स्पीड को इम्प्रूव करे तो रेगुलर अगर वो प्रैक्टिस करेगा उस चीज़ के, तो वो अपनी स्पीड को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकता है। तो वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली दोनों तरीके से उसको प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर उसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मांसपेशी की बनावट की बात आती है दोस्तों, तो मांसपेशी की बनावट पे भी डिपेंड करता है हमारी मांसपेशी कैसी है। जो जिनके लंबे मांसपेशी तंतु रहते हैं तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिसके छोटे रहते हैं उनकी स्पीड भी ज़्यादा रहती है। बट इसके अंदर सबसे ज़रूरी होता है वाइट एंड रेड मसल फाइबर। तो मसल फाइबर का भी दोस्तों इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। जिसकी रेड मसल फाइबर है उसके अंदर थोड़ा सा हीट करने में टाइम लगेगा तो थोड़ी सी स्पीड कम रहेगी। जिसके अंदर रेड मसल फाइबर है, जिसके अंदर वाइट मसल फाइबर रहेंगे वाइट, तो उसकी क्या रहेगा दोस्तों, स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वे जल्दी हीट हो जाते हैं, बट उनकी ड्यूरेशन कम होती है। रेड मसल फाइबर की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। बॉडी के अंदर दोनों ही मसल फाइबर पाए जाते हैं सभी की, लेकिन नंबर ऑफ मसल फाइबर अगर वाइट ज़्यादा है तो स्पीड
ज़्यादा होगी और ड्यूरेशन कम होगी। राइट मसल फाइबर है तो स्पीड कम होगी लेकिन हम लंबे टाइम तक उस काम को कर सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, ठीक है। विस्फोटक ताकत, विस्फोटक जैसे मैंने आपको बताया था कि विस्फोटक ताकत का प्रयोग करके दोस्तों हम अपनी थोड़ी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। हम रेगुलर अपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर उसके अंदर यूज़ करेंगे। जितनी ज़्यादा हमारे अंदर पावर रहेगी, जितने ज़्यादा पावर स्टोर कर पाएंगे, एनर्जी को स्टोर कर पाएंगे, तो उतना ही क्या करेंगे हम लंबे टाइम तक अपनी स्फोटक शक्ति का यूज़ कर लेंगे। तो उससे क्या रहेगी, स्पीड में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मांसपेशी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, अभी मैंने आपको समझाया। सही टेक्निक, अगर सही तकनीक का प्रयोग करेंगे, हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे, लेग स्ट्रेचिंग करेंगे और फोकस करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है, तो इजीली आप इम्प्रूव कर सकते हो। मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो जो तंतु क्रियाओं की स्थिरता होती है दोस्तों, उसके द्वारा भी हम अपनी स्पीड को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, जो हमारी मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आता है यानी संकुचन आता है दोस्तों, तो वो उसी के अंदर डिपेंड करता है। तो नर्वस सिस्टम हमारी मसल्स को कितना जल्दी रिएक्ट करने के लिए बोल रहा है, हम कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या रहेगी, वो हमारी रनिंग को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। मांसपेशियों की बनावट भी दोस्तों उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि हर खिलाड़ी की अलग अलग बनावट रहती है और उसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों कुछ को इम्प्रूवमेंट भी मिलता है उसका और कुछ को डी इम्प्रूवमेंट भी, यानी कुछ लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है और कुछ लोगों का नुकसान होता है, तो उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। अब इसके अंदर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं दोस्तों, कि आपकी मेंटलिटी क्या है, ठीक है, तो आपका नर्वस सिस्टम के साथ आपके तंत्र किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर डिपेंड करती है। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी भी दोस्तों इसके अंदर डिपेंड करेगी। बहुत सारे खेलों में गति एवं योग्यता को अलग नहीं कर सकते, है ना। उदाहरण है बैडमिंटन है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, कुश्ती है ना, या बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग तथा कुश्ती करने वाले खिलाड़ी गति उनकी योग्यता पर निर्भर करती है। तो पंच की जो भी स्पीड रहेगी वो रेगुलर प्रैक्टिस पर आती है। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस आप करोगे तभी आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। और बाकी कुछ यहाँ पे ट्रेनिंग मेथड्स हैं जिनसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। रिएक्शन एबिलिटी होती है, उस खिलाड़ी की रिएक्शन एबिलिटी को इम्प्रूव करके, जैसे ही स्टार्ट करते हैं रेस को, वो जितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है, अपनी उसके बॉडी की जितनी जल्दी कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है, तो वो चीज़ रहेगी। दूसरा होगा रिएक्टिंग मेथड्स, तो उसको रिएक्टिंग मेथड्स पे काम करना पड़ेगा। बॉडी के जो रिएक्टिंग होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, उस पर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, बॉडी कोऑर्डिनेशन पे काम करना पड़ेगा। पार्ट मेथड होते हैं दोस्तों, जो बॉडी की जितनी भी हमारी हलचल होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें विस्फोटक शक्ति का प्रयोग करना है, तो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ठीक है, हमारी बॉडी की पोजीशन अच्छी हो, प्रॉपर टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंसरी मेथड, तो हमारी बॉडी के अंदर सेंसर मेथड होते हैं जो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो जब भी कोई काम करने का या कोई भी एक्टिविटी हमें करनी होती है तो उनका एक कोऑर्डिनेशन रहता है आपस में। तो अगर वो खिलाड़ी के अंदर अच्छा है, उच्च गति का है, तो दोस्तों वो जल्दी रिएक्ट कर लेगा, वो जल्दी काम कर लेगा। तीव्र गति की योग्यता, एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी वो अपनी बॉडी को स्पीड को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कर रहा है। सब खिलाड़ी की अलग अलग रहती है। तो एक्सेलरेशन एबिलिटी की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसमें क्या करना है, उसको रेगुलर रिपीटेशन करनी है, उसकी रेगुलर सेम चीज़ की रिपीटेशन करनी है। तो अगर उसको अपनी स्पीड, अपनी एंडोरेंस को बढ़ाना है तो 100 मीटर रनर क्या करता है, 120-150 मीटर की रनिंग करता है। अगर उसे अपनी स्पीड बढ़ाना है तो वो 80 मीटर 60 मीटर वहाँ पे रनिंग करता है। तो दोनों चीज़ों को की अलग अलग यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तीव्र गति का विकास कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके अंदर ज़रूरी होता है दोस्तों इंटेंसिटी, डिस्टेंस जैसा मैंने आपको बताया, और रिपीटेशन। तो डिस्टेंस में मैंने आपको सेम बता दिया है। 100 मीटर रनर क्या करेगा, अपनी एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए 120-150 मीटर की रेगुलर रिपीटेशन लगाएगा। सेम अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए वो 60 मीटर या 80 मीटर की रिपीटेशन लगाएगा, ताकि वो 60 या 80 मीटर तक अपनी स्पीड को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाए। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों। लोकोमोटर एबिलिटी रहती है उसके अंदर दोस्तों। तो स्वचालित तंतु जो रहते हैं वो लंबे समय तक काम करने में हमें सहायता करते हैं, हमारी मसल्स को, हमारी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उसको डेवलप करने के लिए भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा हमें, कि हमें इंटेंसिटी, डिस्टेंस और रेपिटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो प्रशिक्षण भार क्या होता है दोस्तों, जब हम कोई भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जब हम एक खिलाड़ी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं दोस्तों, कि उसके ट्रेनिंग लोड को इंप्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि उसमें इंप्रूवमेंट आए, उसके प्रशिक्षण में इंप्रूवमेंट, उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आए। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए हम उसको ट्रेनिंग लोड प्रोवाइड करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, उस खिलाड़ी में सुधार आता है। तो खिलाड़ी के दोस्तों मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से दोस्तों कैपेबल होता है वो, और उसके लोड को धीरे धीरे यहाँ पे इंप्रूव करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड क्या होता है।
तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड के अंदर हम काफ़ी सारे ऐसे प्रिंसिपल्स रहते हैं जो ट्रेनिंग लोड को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को इम्प्रूव करते हैं। वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। जैसे कि बात करते हैं हम कंटिन्यूटी ऑफ लोड यानी लगातारता का नियम। अगर हम कोई भी ट्रेनिंग को रेगुलर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या होगा दोस्तों, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। दूसरा होता है दोस्तों प्रिंसिपल मध्यम भार का सिद्धांत। तो दोस्तों क्या होता है कि हम उसके लोड को ना ही तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएं और ना ही बहुत कम करें। तो उसको मीडियम अगर हम लोड प्रोवाइड करेंगे दोस्तों तो उसको की काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी दोस्तों, और वो इजीली उस ट्रेनिंग को कर पाएगा। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी। तो दोस्तों ट्रेनिंग के बाद उसको रिकवरी का प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। जितने घंटे वो ट्रेनिंग कर रहा है उतने घंटे उसको रिकवरी का टाइम मिलना चाहिए और प्रॉपर उसको डाइट पे अपने ध्यान देना चाहिए। भार की विशिष्टता का सिद्धांत। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड। तो लोड के अंदर क्या होता है दोस्तों कि लोड की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए, हर खिलाड़ी की अपनी अलग अलग विशिष्टता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको लोड बढ़ाया जाता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों कि वो कितनी जल्दी उस लोड को अडॉप्ट कर पा रहा है। ठीक है। अब दोस्तों भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, जो हम उसको लोड दे रहे हैं वो किस तरीके से उसको प्रोग्रेस कर रहा है, क्या वो उसको प्रोग्रेस कर रहा है, क्या डेली मिनिमम टू मिनिमम अगर हम कोई लोड इंप्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं लोड, तो उसको हम 2 से 3 हफ्ते तक उसको टाइम देंगे उस लोड को अडॉप्ट करने के लिए। हाँ, अगर वो इंप्रूव कर पा रहा है, उस प्रोग्रेस कर पा रहा है तो उसके लोड को हम इंप्रूव करेंगे, नहीं तो वो जितने लंबे टाइम तक उस लोड को अडॉप्ट करने मिलेगा वो उसको प्रोवाइड कराएंगे। जो एक प्रॉपर खिलाड़ी होता है, जो नेशनल एथलीट रहता है, उसको जो ट्रेनिंग लोड प्रोवाइड किया जाता है उसके अंदर उसको मैक्सिमम 3 वीक्स तक यानी 2 से 3 हफ्ते तक उसको सेम ट्रेनिंग लोड पे प्रैक्टिस कराई जाती है जब तक वो अडॉप्ट ना कर पाए उसे। तो जब वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, उस लोड को इजीली बिना थके हुए, बिना फटीग के काम करने लगता है दोस्तों, तो तब उसकी प्रोग्रेसिव लोड यानी कि ट्रेनिंग लोड को और बढ़ा दिया जाता है। तो क्या क्या उसके दोस्तों इंप्रूवमेंट होते हैं? खिलाड़ी की शारीरिक योग्यता बढ़ती है, खिलाड़ी की रुचि बढ़ती है, खिलाड़ी की सहनशीलता में यहाँ पे वृद्धि होती है, खिलाड़ी की मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, खिलाड़ी को अधिकार की स्थिति बनती है और खिलाड़ी का मानसिक स्तर तक विकास होता है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर ज़रूरी होती है। तो उसके अंदर ट्रेनिंग लोड की बात होती है और ओवरलोड। ट्रेनिंग लोड के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, जो उसको ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसमें 50% तक इंप्रूवमेंट करेंगे। और जब हम ओवरलोड की बात करें तो जो उसको आज हम ट्रेनिंग लोड दे रहे हैं, जो आज उसको भार प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ट्रेनिंग के अंदर, उसको हम डबल कर देंगे ट्रेनिंग लोड के अंदर, ओवरलोड के अंदर। तो उससे क्या होगा कि उसकी मसल्स पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके एंडोरेंस पे, उसके फटीग पे उसका काफ़ी ज़्यादा लंबा असर पड़ेगा। तो इसके चांसेस रहते हैं दोस्तों कि उससे इंजरी भी के खतरे ज़्यादा रहते हैं ओवरलोड में। और बाकी उसको कम करने के लिए यहाँ पे प्रोग्रेसिव लोड का यूज़ करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों अवधिकालीन यानी कि पीरियोडाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये। तो इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर। जब हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के दोस्तों हमारा एम रहता है कि कोई भी टूर्नामेंट में प्लेयर पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ईयर में एक यहाँ पे इवेंट आ रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो साल में 2 टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग साइकिल पर भी डिपेंड करता है। तो हम बेसिक सी बात करते हैं कि खिलाड़ी के जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अवधिकालीनता के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो प्रशिक्षण को खिलाड़ी समय समय पर अपनी आवश्यकता या प्रयोग में लाता है और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एक योजना या एक चक्र का प्रयोग करता है। ठीक है। तो वाकई में अवधिकालीनता होती क्या है, कैसे काम करती है दोस्तों? तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एकल, दोहरी व तिहरी। यानी कि अगर एक साल में एक इवेंट है तो उसके अंतर्गत उसको अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। कुछ ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाएगी टूर्नामेंट से पहले, जो मिनिमम 6 वीक्स टू 6 मंथ की रहेगी। दूसरी, अगर वो एक साल में 2 इवेंट हो रहे हैं दोस्तों तो उसको 2 से मिनिमम 4 हफ्ते की होगी और मैक्सिमम आपकी 4 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। और अगर एक साल में वो 3 इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो मिनिमम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मिनिमम उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो 3 वीक टू 3 मंथ तक की रहेगी। ठीक है। जिसको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जिसके आप देख पा रहे होंगे काल विभाजन की अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स, जो पीरियड्स रहे जिनके अंतर्गत उसको ट्रेनिंग दी जा रही है वो कैसे रहेंगे। तो एक सूक्ष्म काल विभाजन में आरंभिक काल जो स्टार्टिंग होती है, जो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। दूसरा होता है प्रतियोगिता काल, जो टूर्नामेंट के आने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको डिफरेंट कर दिया जाता है, उसके ट्रेनिंग लोड को बढ़ा दिया जाता है, ध्यान में रखा जाता है उस टूर्नामेंट को। और तीसरा होता है जब वो उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर लेता है तो उसके बाद उसको रिकवरी के लिए या कोई इंजरी आ गई है तो उस इंजरी से उसको रिकवर करने के लिए एक टाइम दिया जाता है। तो उसको बोला जाता है संक्रमण काल या संक्रांतिक काल। ठीक है। तो इसके अंतर्गत इन तीनों के अंतर्गत ही उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो आरंभिक काल अगर मैं बात करूं जिसमें उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो अगर साल में कोई एक इवेंट है तो कम से कम 6 हफ्ते और अधिक से अधिक 6 महीने की वो रहेगी। ठीक है। और इसके अंतर्गत ही डिपेंड करेगी कि उसको रिकवरी के लिए हम या संक्रमण अवधि का कितना समय दे रहे हैं।
ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंदर खेल का स्वरूप, खिलाड़ी की आयु, समय, प्रशिक्षण का स्तर, आरंभिक काल में पद्धतियों को प्रयोग में लाना, प्रशिक्षण काल चक्र यदि लंबा है तो स्वाभाविक है कि आरंभिक काल भी लंबा होगा। यानी कि दोस्तों अगर उसको ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लंबे टाइम तक है तो उसमें उसकी जो आरंभिक काल है वो भी लंबा होगा, आरंभिक काल है वो भी लंबा होगा, उसके साथ साथ उसका संक्रमण काल भी लंबा होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ कॉम्पिटिशन पीरियड, तो जो प्रतियोगितात्मक काल होता है दोस्तों तो उसकी बात कर लेते हैं। प्रतियोगिता काल की अवधि 6 हफ्ता से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम अवधि में दोस्तों उसके परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया जा सकता, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसकी कंपटीशन पीरियड को भी दिया जाना चाहिए। तो इसकी पीरियड की अवधि 5 महीने तक होती है दोस्तों। अगर साल में एक इवेंट है तो उसको हम 5 महीने तक यानी 4 से 5 महीने तक बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें संक्रमण काल यानी कि जो उसकी रिकवरी पीरियड है उसको दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग गेम्स के अंदर भी इसको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे गेम्स है जिसमें फोकस किया जाता है उसकी ट्रेनिंग को, फिर जो कंपटीशन पीरियड रहता है उस पर कम फोकस किया जाता है और उसके रिकवरी पीरियड पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वो अलग अलग गेम्स में अलग अलग प्रकार की यहाँ पे अवधिकालीनता बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर दी गई है कि क्या क्या उस पर डिपेंड करता है। यदि प्रारंभिक काल की अवधि कम हो तो खिलाड़ी का आधार मजबूत नहीं बनता। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक की होनी चाहिए। इस स्थिति में उच्च स्तर का वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए ज़रूरी है ये सब उसके तथ्य दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, आप इसको पढ़ लेना और इसको कंप्लीटली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। संक्रांतिक काल की अवधि 1 हफ्ता से 6 हफ्ता तक की होनी चाहिए मिनिमम। अगर साल में एक वहाँ पे इवेंट हो रहा है तो मिनिमम टू मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम 6 वीक तक इसको बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उसके ट्रेनिंग पीरियड क्या बनाया गया है उसके कोच ने। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ही उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। तो दोस्तों लचीलेपन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर जो हमारी मसल्स रहती है, हमारे जॉइंट्स रहते हैं, तो उसकी मोबिलिटी, उनके बीच जो रेंज ऑफ मोशन होता है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा लचिक हो सकती है उसको हम लचीलापन कहते हैं। रेंज ऑफ मोशन हमारे जॉइंट्स और मसल्स का रहता है उसको हम साधारण भाषा में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो सभी खेलों में मोस्टली फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हमारी जॉइंट्स एंड हमारी मसल्स के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, तो जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, ताकि हमारी जॉइंट एंड मसल्स किसी भी कार्य को करने के लिए कैपेबल हो सके। ठीक है, तो सभी खेलों में मोस्टली फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक गेम्स होते हैं जैसे योगा या जिम्नास्टिक जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस जिम्नास्टिक पे किया जाता है। बाकी सभी गेमों में भी इंजरी ना हो इस वजह से यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का सही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे लचीलापन की विशेषता क्या होती है और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो उच्च स्तर की क्रियाएं होती है उसको करने के लिए लचीलापन ज़रूरी होता है। लचीलेपन से खेलों में चोटों से बचाव होता है। काफ़ी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, ठीक है, जैसे हमें कूदना है, जंप करना है, चलना है, फिरना, सभी एक्टिविटी के अंदर लचीलेपन का प्रयोग किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी कौशलों पे भी प्रभाव डालती है, जितनी भी हमारी टेक्निक रहती है, स्किल्स रहती है, उस पर भी फोकस करती है। ठीक है, ये हमारे मसल्स एंड जॉइंट्स को इम्प्रूव करती है। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ पर भी काम करती है और इससे काफ़ी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खेलों में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग गेमों में अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग ही फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो वो उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर बताया जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी पे कितना फोकस करना है, कितनी नीड है उस गेम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की। अब उसके अंदर डिपेंड करता है कि क्या क्या, तो शारीरिक बनावट पे भी डिपेंड करेगा कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। जिसकी स्ट्रक्चर बॉडी का ज़्यादा होगा, ज़्यादा लंबा होगा, तो उसके अंदर भी दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि रेंज ऑफ मोशन उसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स रहते हैं उसके अंदर यहाँ पे मोबिलिटी होती है दोस्तों। उसके अंदर ही दोस्तों खिंचाव होते हैं, हमारे मसल्स में खिंचाव होते हैं और जॉइंट एंड मसल्स मिलकर ही हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये मांसपेशी के जो तंतु होते हैं दोस्तों, जो लिगामेंट्स होते हैं, उन लिगामेंट के अंतर्गत ही हमारी जो खिंचाव होते हैं या हमारे फैलाव होते हैं वो दोस्तों उसके अंदर होते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो जैसे हमारे तंतु होते हैं, लिगामेंट्स वगैरह है, मसल्स है, जितनी ज़्यादा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना उन्हें हीट करेंगे, उतनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उन्हें फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मांसपेशियों की ताकत, इससे डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेंथ की मसल्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो जितनी ज़्यादा हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ होगी उतने ज़्यादा हम फ्लेक्सिबल अपनी मसल्स को कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, तो हमारे मसल्स, हमारे माइंड का क्या कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा टेम्परेचर ऑफ मसल, जितना टेम्परेचर मसल्स का बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हम उसको फ्लेक्सिबल बना पाएंगे। अब बात करते हैं थकान, तो लचीलेपन का आधार थकान भी है। थकान के कारण भी लचीलेपन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम थक जाते हैं तो
तब हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उस पर भी दोस्तों उसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। दूसरा डिपेंड करता है ये हमारे एज एंड सेक्स पे। तो दोस्तों एज आयु के आधार पर भी दोस्तों हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा इमोशंस, तो लचीलेपन पर खिलाड़ी के इमोशंस का भी असर पड़ता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला होता है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। इस प्रकार की पद्धति में तालबंद, क्योंकि हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहता है, जितने भी घुमाव, जितने भी हमारे रोटेशन होते हैं वो प्रक्रियाओं में जोड़ों में खिंचाव आता है, व्यायामों को गिनती के साथ तालबंद किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो बैलिस्टिक मेथड रहता है उसके अंदर रिपीटेशन की जाती है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया को करते समय जोड़ का खिंचाव तथा संकुचन संभव है, जिसमें जितनी भी हम स्ट्रेचिंग करेंगे, जितनी भी हम क्रियाएं करेंगे उसमें यहाँ पर जितनी भी हमारी मसल्स है उसके अंदर या जॉइंट्स है उसके अंदर खिंचाव और संकुचन होगा। क्रियाओं को करने से पहले उत्तेजक व्यायाम करना जरूरी है। तो इसके अंदर हमें जनरल एक्सरसाइज और वार्म अप ये दोनों ज़रूरी होता है बैलिस्टिक मेथड को करने से पहले, क्योंकि जोड़ों की हलचल आसानी से नहीं की जा सकती। हो सकता है इसके अंदर हमें दूसरे पार्टनर की हेल्प की नीड भी पड़े, उसके अकॉर्डिंग बैलिस्टिक मेथड हमें दिया जाता है। दूसरा होता है स्लो स्ट्रेचिंग मेथड। स्लो स्ट्रेचिंग मेथड का मतलब होता है कि धीरे धीरे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि हमारी मसल्स को, हमारे जॉइंट को धीरे धीरे हम संकुचित करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि धीमी गति से स्ट्रेचिंग की जाती है, यानी कि धीमी गति की क्रिया इसके अंदर की जाती है हमारे जोड़ों की, हमारे मसल्स की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जोड़ों में धीमी गति से किया गया विस्तार धीरे धीरे पूर्ण एवं अपनी पूर्व स्थिति में आसानी से आ सकता है। तो इसमें सिंपल सा ये है कि इसमें इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए स्लो स्ट्रेचिंग मेथड इसको कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि हम धीरे से स्ट्रेचिंग करते हैं बट उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देते हैं ताकि हमारी मसल्स, हमारे जॉइंट कैपेबल हो सके उतनी फ्लेक्सिबिलिटी में वापस जाने के लिए। तो इस क्रिया को करने से क्या होता है दोस्तों कि इस क्रिया को करने से हम वहाँ पे उस एक्टिविटी में या एक जितने भी टाइम ड्यूरेशन तक ये जितनी भी हमारी मसल्स या जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, संकुचन आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसको हम कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे ताकि हमारी मसल्स उसको करने के लिए कैपेबल हो सके। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया है तो उसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कवर अप करा लूँगा। और बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।